हेलो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पढ़ने का मेरा पर्पज़ भी यही है क्योंकि अभी जो सीबीआई पीपी एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है उसका जो एडिटेड सिलेबस था, सब्सिक्वेंट जो सिलेबस अभी एडिट करके यूपीएससी ने निकाला है उसमें इन्होंने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऐड किया है। तो अगर हम यूपीएससी पीपी के सिलेबस की बात करें, सीबीआई पीपी के सिलेबस की, तो उसमें बहुत सारी नई एक्ट ऐड हुई हैं, जैसे सरफासी हुई है, सेबी हुई है, या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, या अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन एक्ट है। तो इनकी मैं एक सबका लेक्चर एक सबकी वीडियो बना के लेके आऊँगा जिसमें मैं सारी वन गो में पूरी की पूरी एक्ट ख़त्म करने की कोशिश करूँगा अपने ऐसे ही नोट्स के साथ। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट जो है ये 2008 की एक्ट है, एक्ट नंबर 34 ऑफ 2008। इसकी कमेंसमेंट डेट है 31 दिसंबर 2008। इसमें 5 चैप्टर हैं और इसमें सेक्शन है 26 सेक्शन। अगर हम चैप्टर 1 की बात करें तो प्रिलिमिनरी की बात कर रहे हैं चैप्टर 1। चैप्टर 2 बात कर रहे हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसके लिए पूरी की पूरी एक्ट बनी है। उसके अलावा हम बात करें चैप्टर 3 की, थर्ड चैप्टर जो है इन्वेस्टिगेशन बाई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसके अलावा अगर 4th चैप्टर की बात करें तो स्पेशल कोर्ट की बात 4th चैप्टर करता है और 5th मिसलेनियस की बात कर रहा है। तो फिर बता रहा हूँ 5 चैप्टर 26 सेक्शन, कमेंसमेंट डेट 31 दिसंबर 2008। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं तो इसका सेक्शन 1 बोलता है ये जो एक्ट एप्लीकेबल होगी किस पे होगी, टू सिटीज़न ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया। कोई भी सिटीज़न इंडिया का है, चाहे वो इंडिया में है, चाहे इंडिया से बाहर है, चाहे किसी भी फॉरेन कंट्री में है, उस पर ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगी। टू पर्सन इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट वेर एवर दे मे बी, गवर्नमेंट सर्वेंट पे ही एक्ट लग जाएगी। उसके अलावा टू पर्सन ऑन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर दे वे, तो कोई भी शिप या फिर कोई एयरक्राफ्ट जो इंडिया में रजिस्टर्ड है उस पर कोई पर्सन है उस पर भी एक्ट लग जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 2 में कुछ क्योंकि सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन क्लॉज की बेसिकली बात कर रहा है, तो सेक्शन 2 की मैं कुछ डेफिनेशन ही लेके आया हूँ इस सीरीज़ में, ठीक है, इस वीडियो में, सॉरी। तो अगर सेक्शन 2B की बात करें तो कोड का मीनिंग होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो जहाँ भी एक वर्ड यूज़ होगा एनआईए में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, कोड, तो इसका मतलब होएगा इसका मतलब होएगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। और ये एमसीक्यू का एक क्वेश्चन है जिसके 90% चांसेस है, क्योंकि डायरेक्ट एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा कि कोड का मतलब क्या होगा, सीपीसी होगा, सीआरपीसी होगा, आईपीसी होगा या एविडेंस होगा। तो कोड का मीनिंग होगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। उसके अलावा अगर हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करें तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और इसका अपॉइंटमेंट होता है सेक्शन 15 में। तो सेक्शन 15 किसका, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो नेशनल, अगर क्वेश्चन आता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर में क्या क्या इंक्लूड है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर में वर्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्पेशल कोर्ट की बात करें तो स्पेशल कोर्ट constituted under section 11 by central government and under section 22 by state government। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो देख लेते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो नेशनल लेवल पे कुछ शेड्यूल दिया हुआ है इस एक्ट में लास्ट में, तो उसमें कुछ ऑफेंसेज है, उस ऑफेंस के लिए एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसी का कॉन्स्टिट्यूशन कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। कॉन्स्टिट्यूट नेशनल एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन जो क्या करेगी इन्वेस्टिगेशन करेगी ऑफेंसेस का और प्रोसिक्यूशन करवाएगी उस ऑफेंस का। उसके अलावा अगर हम बात करें ऑफेंसेस की, तो ऑफेंस कहाँ दिया हुआ मैंने बताया था, इस एक्ट में लास्ट में एक शेड्यूल दिया हुआ है। उसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 3 सब क्लोज 2, जिसमें इन्वेस्टिगेशन की बात की है। एनआईए क्या कर सकती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है और इन्वेस्टिगेट कर सकती है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो अगर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हम बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जो इन्वेस्टिगेशन की पावर है वो पूरे इंडिया में कहीं भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाई है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 में। उसके अलावा अगर हम बात करें सेक्शन 33 ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो रैंक है, किस रैंक तक के ऑफिसर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, तो ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। उसके अलावा सेक्शन 4 की बात करें तो सेक्शन 4 बात करता है सुपरिटेंडेंस ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो सुपरिटेंडेंस कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर
कौन होता है इसमें? डायरेक्टर जनरल, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट जिसे करती है। सेक्शन 5 की बात करें तो सेक्शन 5 बात कर रहा है मैनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स। तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी याद कर लो कि मैनर अगर पूछ लिया जाता है, मैनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एजेंसी सेक्शन 5 में। सेक्शन 6 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 6 बात कर रहा है किसकी? ऑन रिसिप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन अंडर सेक्शन 154 ऑफ द कोड। सीआरपीसी में सेक्शन 154 पावर दे देता है किसी भी पुलिस ऑफिसर को जिसको कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है, तो उस कंडीशन में वो क्या करता है? एफआईआर रजिस्टर कर लेता है। लेकिन अगर इस एक्ट में लास्ट में एक शेड्यूल दिया हुआ है, उस शेड्यूल में कुछ ऑफेंसेस हैं, उस ऑफेंसेस के रिगार्डिंग अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कोई भी इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है तो वो एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करेगा। वो एफआईआर रजिस्टर्ड करने के बाद क्या कर देगा? फॉरवर्ड कर देगा किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। अब स्टेट गवर्नमेंट किसको फॉरवर्ड करेगी इसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद अगर देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी फिर इसमें? तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड विद इन 15 डेज वेदर इट इज़ शेड्यूल ऑफेंस फिट फॉर इन्वेस्टिगेशन। अगर उसे लगता है कि ये शेड्यूल में दिए हुए ऑफेंस हैं तो वो क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा देगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा सुओ मोटो कॉग्निजेंस से भी कर सकती है। तो जिसके लिए अब सारी की सारी कहानी जो शेड्यूल में दिए हुए ऑफेंसेस हैं उनके लिए स्टार्ट होती है, तो इन सारे ऑफेंसेस के लिए इस एक्ट को बनाया। तो देख लेते हैं शेड्यूल में कौन कौन से ऑफेंस दिए हुए हैं। अगर हम शेड्यूल में दिए हुए ऑफेंस की बात करें तो जिसके लिए पूरी की पूरी एनआईए बनी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी है, तो शेड्यूल में देख लेते हैं एटॉमिक एनर्जी एक्ट में अगर कोई ऑफेंस होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगी? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी। अनलॉफुल एक्टिविटीज़, एंटी हाइजैकिंग एक्ट, द सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन, सार्क कन्वेंशन, सुपर सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ मरीन नेविगेशन, फिक्स प्लेटफॉर्म और कॉन्टिनेंटल सेफ्ट, उसके अलावा वीपन मास डिस्ट्रक्शन एटसेट्रा। तो जितने भी सारे के सारे दिए हुए हैं, इन सब में अगर कोई भी इन सब एक्ट के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल दिया हुआ है किसमें? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में लास्ट में एक शेड्यूल दिया हुआ है, उसमें कुछ ऑफेंसेस हैं, कुछ एक्ट है। अगर कुछ उन एक्ट के अंडर में कोई भी ऑफेंस हो रहा है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कोई नॉर्मल पुलिस ऑफिसर नहीं करेगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई है। उसके अलावा अगर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में सेक्शन 121 टू 130 जो कि बात कर रहा है ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, या 489 टू 489 इंडियन पिनल कोड का, इस ऑफेंस में भी कौन इन्वेस्टिगेशन करेगी? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी। लेकिन अब यह मुद्दा ये आता है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी तो सही, लेकिन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के करने का बेनिफिट क्या होगा? तो बेनिफिट ये होगा कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कहीं भी जाके इन्वेस्टिगेट कर सकती है। उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेने की या कॉग्निजेंस लेने से पहले कोई परमिशन लेने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक बार अगर कोई ऑफेंस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट में आता है तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसमें वो कॉग्निजेंस लेके कर सकती है। तो जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो सीआरपीसी में अगर कोई भी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड होती है 154 में तो उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर कर देता है। लेकिन अगर कोई भी एफआईआर ऐसी रजिस्टर्ड हुई है जो शेड्यूल में दिए हुए ऑफेंस से रिगार्डिंग है तो उस कंडीशन में पुलिस ऑफिसर इंचार्ज क्या करेगा? पुलिस ऑफिसर इंचार्ज उसे कर देगा फॉरवर्ड। किसको करेगा? स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉरवर्ड कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि दिस केस इज़ फिट फॉर इन्वेस्टिगेशन तो उस कंडीशन में उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें power to transfer investigation to state governments agency having regard to gravity offense with previous approval central government transfer to state government for investigation and trial। तो एजेंसी किसको कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर इसमें सेक्शन 7 में बोल दिया कर सकती है। सेक्शन 8 की बात करें पावर ऑफ एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट कनेक्टेड ऑफेंसेज। तो अगर हम बात करें तो शेड्यूल में दिए हुए ऑफेंसेज के लिए तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर ही सकती है, लेकिन सेक्शन 8 नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को एडिशनल पावर दे रहा है कि अगर वो शेड्यूल में दिए हुए ऑफेंस के अलावा भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, एक एफआईआर है ऐसी जिसमें शेड्यूल में दिए हुए ऑफेंसेस है प्लस अलग से भी ऑफेंस है तो उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, उस पर कोई बार नहीं है। इवन उसके लिए एडिशनल पावर सेक्शन 8 में दी हुई है। अगर सेक्शन 9 की बात करें तो सेक्शन 9 स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सटेंड असिस्टेंस टू नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब ये ड्यूटी हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट की, इसको असिस्टेंट दे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को असिस्ट करे इसमें इन्वेस्टिगेशन में। सेक्शन 10 बात करता है स्टेट गवर्नमेंट एडिशनल टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट शेड्यूल ऑफेंस। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट भी जो शेड्यूल में दिए हुए ऑफेंसेस है उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है और प्रोसिक्यूट कर सकती है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंस्टिट्यूट
स्पेशल कोर्ट सेक्शन 11 बात करता है, सेक्शन 11 बात करता है किसकी, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल कोर्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है वन और मोर कोर्ट्स। उसके अलावा कर सकती है क्वेश्चन एज टू जुडिक्शन, अगर इससे रिलेटेड सेक्शन 11 देखो सिंपल सी बात है, अगर नेशनल लेवल पे कोई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करना है तो किसके लिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। और अगर जुडिक्शन के रिगार्डिंग भी कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस कंडीशन में उसका भी रिजोल्व कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। अब उसके बाद अगर देखें तो ए स्पेशल कोर्ट प्रेसाइडेड बाय स्पेशल जज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी, एक स्पेशल जज को अपॉइंट करेगी, लेकिन जब अपॉइंटमेंट होता कैसा है, इस पे 100% MCQ आएगा। जो अपॉइंटमेंट होगा ना इसमें सेक्शन 11 में, जब एक कोर्ट इस्टेब्लिश कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसमें एक स्पेशल जज का भी अपॉइंटमेंट होगा। तो वो अपॉइंटमेंट होता कैसे कहते हैं, तो करती तो उससे सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे करती है, वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, पर्टिकुलर स्टेट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन पे क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्पेशल जज अपॉइंट करती है। सेक्शन 11(5) चीफ जस्टिस रिकमेंड नेम विद इन 7 days। तो कितने दिन के अंदर उसे नाम रिकमेंड करना पड़ेगा, इसका स्पेशल जज का 7 दिन के अंदर अंदर। उसके अलावा हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एडिशनल जजेस। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन आता है कि किसकी रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है स्पेशल जज को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन पे, और वो बाउंड है 7 दिन के अंदर अंदर रिकमेंडेशन देने के लिए। 2 क्वेश्चन क्लियर होते हैं MCQ के। उसके अलावा अगर 11(7) की बात करें हम, 11(7) क्वालिफिकेशन टू बिकम जज और सेशन जज की बात कर रहा है, एडिशनल सेशन जज। उसके अलावा प्लेस ऑफ सिटिंग दिया हुआ है सेक्शन 12 में, इतना ही पूछेगा, प्लेस ऑफ सिटिंग कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 12 में दिया हुआ है अगर MCQ आए भी तो। सेक्शन 13 जुडिक्शन की बात कर रहा है, सेक्शन 13(2) बात कर रहा है ट्रांसफर केस। अगर एक कोर्ट से, एक कोर्ट जो इस्टेब्लिश है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, उससे कोई केस ट्रांसफ़र करना है दूसरे कोर्ट को, तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। फिर बोल रहा हूँ, ये पावर ट्रांसफ़र करने की केस ट्रांसफ़र करने की इस एक्ट में पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। उसके अलावा ट्रांसफ़र करेगा कैसे सुप्रीम कोर्ट, ऑन एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टी इंटरेस्टेड। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन लगाए कि जज साहब सुप्रीम कोर्ट में जाके कि इस केस को आप ट्रांसफ़र कर दो, या पार्टी कंसर्न जो पार्टी इंटरेस्टेड है वो एप्लीकेशन लगाए, ठीक है। उसके अलावा सेक्शन 14 बात करता है पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट टू ट्राई अदर ऑफेंसेज अंडर दिस एक्ट और एनी अदर ऑफेंस। जैसे सेक्शन 8 में हमने बात करी थी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी शेड्यूल में दिए हुए ऑफेंस के लिए इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, प्लस एडिशनल ऑफेंस के लिए भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ऐसे ही जो कोर्ट इस्टेब्लिश होता है सेक्शन 11 में, उसको पावर दे दी जाती है कि अगर शेड्यूल में दिए हुए ऑफेंसेज है उसका तो वो ट्रायल कर सकती है, और उसके पास एक एडिशनल पावर है सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 में स्पेशल कोर्ट जो क्या करेगा, इस एक्ट के अंदर दिए गए ऑफेंस के लिए तो इन्वेस्टिगेशन करेगा, अदर ऑफेंस के लिए भी करेगा। अब सेक्शन 15 की बात करें तो सेक्शन 15 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कौन करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, फिर बता रहा हूँ। सेक्शन 15(2) इसकी क्वालिफिकेशन की बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। तो इसकी क्वालिफिकेशन है नोट लेस देन 7 years बीइंग एज एन एडवोकेट, ही हैज़ बीन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट नॉट लेस देन 7 years, देन ही shall become competent to public prosecutor in this act। तो सेक्शन 15 बात करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, 7 साल की प्रैक्टिस के बाद कर सकता है। उसके अलावा सेक्शन 15(3) बताता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा किसमें, सेक्शन 2U। जब 2U आप पढ़ोगे जब किसका, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, तो उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन फॉल करेगी। सेक्शन 16 की अगर हम बात करें प्रोसीजर, सेक्शन 16 स्पेशल कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस विदाउट कमिटल ऑफेंस, समरी ट्रायल इसमें होएगा, ऑफेंस नॉट एक्सीडिंग 3 years। अगर प्रोवाइजो की बात करें लॉफुल टू पास इंप्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 year। उसके अलावा बात करें सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर। तो अगर प्रोसीजर की बात करें, प्रोसीजर सेक्शन 16 में है। सेक्शन 17 बात करता है प्रोटेक्शन टू विटनेसेस। उसके बाद करें अगर हम इन कैमरा होएगा, उसके अलावा ऑन एप्लीकेशन और सियो मोटर विटनेस अगर डेंजर है तो कोर्ट क्या करेगा, उसको प्रोटेक्शन दिला देगा। उसके अलावा अगर सेक्शन 18 की हम बात करें तो सेक्शन 18 बात करता है प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट मेंबर ऑफ एजेंसी। मेंबर ऑफ एजेंसी के अगेंस्ट में तब तक प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता जब तक प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन हम ना लेंगे। सेक्शन 18 बात करता है। सेक्शन 19 बात करता है ट्रायल बाय स्पेशल कोर्ट टू हैव प्रोसीजर डे टू डे बेसिस होएगा इसमें। सेक्शन 20 बात करता है
पावर टू ट्रांसफ़र केस टू रेगुलर कोर्ट बाय स्पेशल कोर्ट। तो सेक्शन 20 किसकी बात कर रहा है? पावर टू ट्रांसफर केस टू रेगुलर कोर्ट बाय स्पेशल कोर्ट। और स्पेशल कोर्ट कौन सा होता है? जो सेक्शन 11 और सेक्शन 22 में होता है। लेकिन सेक्शन 11 और सेक्शन 22 के अलावा जो स्पेशल कोर्ट है वो ट्रांसफ़र कर सकता है इस केस को कहाँ पे? नॉर्मल कोर्ट में भी कर सकता है। अपील की बात करें तो अगेंस्ट जजमेंट नॉट बीइंग इंटरलोकेटरी ऑर्डर टू हाई कोर्ट। अपील जो स्पेशल कोर्ट से इस कोई भी स्पेशल कोर्ट जब कोई भी इसमें जजमेंट पास कर देगा तो उसके अगेंस्ट में अपील सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगी? हाई कोर्ट में होगी, सेक्शन 21। और सेक्शन 21 की सब क्लोज 2 बोलती है कि जब स्पेशल कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट में हम हाई कोर्ट में जाएंगे तो उसकी जो सुनवाई करेंगे 2 जजेस की बेंच करेगी, ठीक है। और डिस्पोजल कितने दिन के अंदर अंदर कर देगी? 3 महीने के अंदर इसका डिस्पोजल कर देगी इस अपील का। उसके अलावा बात करें सेक्शन 21(4) अपील सेल लाई टू हाई कोर्ट। अगर बेल के रिगार्डिंग भी अगर सपोज करो स्पेशल कोर्ट रिफ्यूज़ कर देता है, बेल डिनाई कर देता है, उस कंडीशन में उसकी अगेंस्ट में भी हम अगर अपील में जाएंगे तो हाई कोर्ट में ही जाएंगे। सेक्शन 21(5) अपील विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट, सेंटेंस और ऑर्डर। तो एक लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है कि 30 दिन के अंदर अंदर हाई कोर्ट को अपील का निपटारा करना पड़ेगा। एडिशनली अगर उसे लगता है सफिशिएंट कोज है तो 90 डेज इसमें और ऐड किए जा सकते हैं। उसके अलावा सेक्शन 22 बात करता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल कोर्ट। तो सेक्शन 11 और सेक्शन 22 11 और 22 किसकी बात करते हैं? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट की। सेक्शन 11 पावर देता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेक्शन 22 भी पावर देता है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर 11 में और स्टेट गवर्नमेंट के पास सेक्शन 12 में काहे की टू कॉन्स्टिट्यूट ए स्पेशल कोर्ट अंडर दिस एक्ट। उसके अलावा अगर हम बात करें सेक्शन 23 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स। हाई कोर्ट के पास पावर है सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग टू मेक रूल्स। सेक्शन 24 पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर है, कोई डिफिकल्टी आएगी इस एक्ट में तो उसको रिमूव कर देगी। सेक्शन 25 पावर टू मेक रूल्स किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है सेक्शन 25 में। तो 23 में किसके पास है? पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स। और सेक्शन 23 में पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल, सेक्शन 25 में पावर टू मेक रूल सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेक्शन 26 की बात कर रहा है कि इस एक्ट को बनाने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर एक हाउस दूसरे हाउस में ले ग्राउंड कर देगा। इतना ही है। फिर से एक बार शेड्यूल देख लेते हैं। तो ये सारी की सारी जो जितनी भी महाभारत स्टार्ट हुई है वो इस शेड्यूल की वजह से स्टार्ट हुई है। जितने भी सारे ऑफेंसेज आप देखोगे ये सारे ऑफेंसेज एक्ट ऐसे हैं जो डायरेक्ट इंडियन सॉवरेनिटी पे अटैक कर रहे हैं। जब इंडियन सॉवरेनिटी पे डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, अगर हम बात करें एटॉमिक एनर्जी एक्ट की या अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट की, एंटी हाईजैकिंग एक्ट की, जितनी भी सारी एक्ट इसमें आपको मिल रही है। अगर हम आईपीसी में भी चले जाएंगे तो यहाँ भी आप देखोगे सेक्शन 121 to 130 ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट की बात कर रहा है। ये सारे के सारे ऑफेंस ऐसे हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में, इंडियन सॉवरेनिटी के अगेंस्ट में जा रहे हैं। और तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई एक्ट बनाई जिसको बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और इस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में 2 चीज़ इन्होंने कर दी। एक इन्होंने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 3 में इन्होंने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना देते हैं। उसके अलावा सेक्शन 3 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके अलावा ये बोल देते हैं सेक्शन 11 में कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं स्पेशल कोर्ट, सेक्शन 10 में स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें ये सेक्शन 15 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर देते हैं। सेक्शन 15 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर देते हैं। उसके अलावा बात करें तो ये सेक्शन 22 स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दे देता है काहे की एक कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करने की। तो बेसिकली जो CBI PP में जितनी भी एक्ट आ रही है मैंने पहले भी बताया था उन सब की धीरे धीरे मैं अपने अकॉर्डिंग जितने भी अच्छे में नोट्स बना के वीडियो बना सकता हूँ वो वीडियो बना के डालने की कोशिश मैं करूँगा। तो लास्ट में प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं क्योंकि ये सीरीज़ नहीं लेके आया हूँ और 100% जितनी भी एक्ट है, जितनी भी ये माइनर एक्ट है, SEBI या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट या फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसकी 100% में वीडियो आपको पूरे 10 या 12 दिन के अंदर प्रोवाइड करा दूँगा सारी की सारी विद नोट्स। थैंक यू।